धन्यवाद कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग तो हम लोग करेंगे बहुत बाद में। ठीक है, लेकिन मैं अपने 17 साल के करियर में आपको इतना बता सकता हूं कि पिछले 7 महीने में जो मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेटरी गवर्नमेंट की तरफ से इनकम अपॉर्चुनिटी लर्निंग्स, ठीक है, प्लस लीगल एंगल को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये सेक्टर पूरी तरह बदल चुका है। ये सेक्टर अब हमारी सोच से भी आगे जा चुका है। और आपको धीरे धीरे जब मेरे से आप समझेंगे, जब मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है इस सेक्टर ने। और इस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की वजह से ही मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने इस साल लॉ में एडमिशन लिया। तो मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई चालू करी क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल बाद एज ए लॉयर भी ये सेक्टर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जा रहा है। और मेरा एक लॉ करने का रीजन भी यह था कि हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं या हम जिन लोगों के साथ काम करेंगे उनको हम एक करेक्ट लीगल एडवाइस भी दे सकेंगे। क्योंकि अभी आपको पता लगेगा थोड़ी देर में कि इंश्योरेंस कितना बड़ा सनराइज सेक्टर वापस से बन चुका है। 2008 से लेकर 2012 के बीच में ये उसी लेवल पे आया था, जो वापस से 2023 में ये चालू हुआ है और 2030 तक ये एक इतना बड़ा पीक जाके मतलब कहते हैं ना हिट करेगा, जो आप सोच नहीं सकते। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? जी सर, क्लियर है। ठीक है सर। तो सर आज अपनी है इंश्योरेंस की ट्रेनिंग। अपना प्रोडक्ट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस एक्चुअली अब क्या हो गया है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें उसको किस तरह से अप्रोच करना है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है और कहाँ पर हमें लगता है कि हम इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्या नए रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किया और उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो सर सबसे पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कहीं ना कहीं एक मैंने डिफेंसिव मैकेनिज्म भी यूज किया है। ठीक है, ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। और इसकी वजह से ही जो चेंजेस इंश्योरेंस में आए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में आए हैं, उसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि किस तरह हम और कस्टमर फ्रेंडली हो सकते हैं, किस तरह हम कस्टमर्स को ये कन्विंस कर सकते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके साथ कोई गलत काम नहीं होगा। ठीक है, आपको कोई गलत पॉलिसी नहीं दी जाएगी और आप निश्चिंत रहें कि अगर आपने हमें सही इंफॉर्मेशन दी है और अगर हमने सही इंफॉर्मेशन कैप्चर करी है तो आपको कभी भी क्लेम के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो अनहैप्पी कस्टमर्स को हैप्पी कस्टमर बनाने में जो चेंजेस आए हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आज हम सिर्फ 4 चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, बात हम 3 चीजें करेंगे। चौथे सेशन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, तो आप कुछ चीजें अपनी जनरल पूछ सकते हैं बिकॉज इन डेप्थ ट्रेनिंग हम लोग नए नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे, जो स्टार्ट होगी मोटर इंश्योरेंस से, फिर हम उसको हेल्थ पर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले इंश्योरेंस में नए डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, इस पर मैं टोटल 45 मिनट में से कम 10 से 12 मिनट का टाइम इसी के ऊपर लूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसको बहुत ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को जो मैं आपको बोलूंगा, ये आपकी कल से इंश्योरेंस को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। और आपका नजरिया बदलेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी भी दिख जाएगी और आप आगे से प्रोसेस कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा इंश्योरेंस पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का इंश्योरेंस अवेलेबल है, थोड़ा बड़ा उसके बारे में बात करेंगे, क्या पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आए हैं, क्या नई चीजें मूव कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि सर्विस डिलीवरी जो एमडी साहब ने और हमने मिलकर कुछ चीजों को जो सही करने की कोशिश की है, देखते हैं हम कितना सफल होते हैं, लेकिन हमने बहुत चीजों को सही करने की कोशिश की है और कोशिश करेंगे वो अगले 15 दिन से महीने भर के अंदर अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो गई तो आपको शायद अपनी चीजों को लेके या अपनी अर्निंग को लेके शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले नए डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में सर, सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये आपको कुछ दिन बहुत दुखी करने वाला है, लेकिन मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताऊंगा क्या होने वाला है हमारी लाइफ में, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की लाइफ में और जो इंश्योरेंस सेल करते हैं उनकी लाइफ में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी क्लेम्स के टाइम पर, ये आती थी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट ब्रीच हो जाता था। मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट ब्रीच होने का मतलब है कि किसने पॉलिसी ली, किसने पॉलिसी दी, किसने उसको कौन सी पॉलिसी दी, किसने उनसे कौन सी पॉलिसी ली, क्लेम का क्या होगा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी, किससे बात करनी पड़ेगी, उस सब का सॉल्यूशन निकाला गया है। कस्टमर केवाईसी मैंडेटरी कर दी गई है बैंक की तरह।
तो प्लीज आप पॉलिसी करवाते वक्त अपना मोबाइल नंबर भूल कर भी ना दें, अगर वो आपकी गाड़ी की पॉलिसी नहीं है तो। इस बात को ध्यान से सुने सर। कस्टमर केवाईसी हैज बीन मेड मैंडेटरी फ्रॉम 1 जनवरी, और ये बहुत बड़ा नाइटमेयर है जिसको हम पिछले 15 दिन महीने भर से फेस कर रहे हैं, और मोटा मोटा अगले 1 महीने और फेस करेंगे। तो ये भी अगले 1 महीने आपको हमारे साथ फेस करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, लेकिन जब अगले 1 महीने के अंदर सारा केवाईसी सेटल डाउन हो जाएगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कस्टमर का केवाईसी मैंडेटरी है। कस्टमर वो है जो पॉलिसी खरीदेगा, तो उसका ही मोबाइल नंबर दें। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर भूल के ना दें। मैं आपको बताऊंगा अगर अपना देंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो सारी क्लासेस ऑफ व्हीकल के लिए, इसका मतलब है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उनके लिए केवाईसी मैंडेटरी है, और आपको इनकम टैक्स पैन कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स पैन कार्ड वर्ड मैंने इसलिए यूज करा है कि जनरली हम वर्ड पैन कार्ड यूज करते हैं, पर लीगल पार्लेंस में इसको इनकम टैक्स पैन कार्ड कहा जाता है। तो हम जो पैन कार्ड शब्द यूज करते हैं लीगली वो करेक्ट नहीं है। इनकम टैक्स पैन कार्ड आपको देना है, और ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इनकम टैक्स पैन कार्ड ही माना जाएगा। इसका मतलब किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग आप नहीं कर सकते। इसका मतलब अब कोई भी कस्टमर नहीं छुपा सकता कि उसने कौन सी गाड़ी खरीदी है, कितने की खरीदी है, कहां से खरीदी है। अगर उसने इंश्योरेंस नहीं करी है तो पैन कार्ड से ये ट्रैक हो जाएगा, और मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इससे आपको पता लगेगा कि आप जब कस्टमर से बात करेंगे तो कैसे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ओनली पैन कार्ड, सॉरी, इनकम टैक्स पैन कार्ड ही मैंडेटरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन माना जाएगा। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको कस्टमर से लेना है वो लेना है पैन कार्ड। वो अगर बोलता है मैं नहीं दूंगा, कोई और इंश्योरेंस बिना पैन कार्ड की कर रहा है, उसको बोलो करवा लो आंख बंद करके। हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते आपके साथ कि कल को पता लगा हमें भी आपके साथ जेल जाना पड़ गया। 40,000 रुपए तक का जुर्माना, 6 महीने की जेल है, नॉन बेलेबल है पर कंपाउंडेबल है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर, अपना मोबाइल नंबर ना दें भूल के भी, क्योंकि पैन कार्ड भी मोबाइल नंबर से अटैच होता है। कस्टमर का पैन कार्ड मैंडेटरी है। सेकंड में आते हैं एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल। कोशिश करें कुछ टाइम के लिए आप आधार कार्ड कस्टमर से ना लें, क्योंकि अभी भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस फॉलो करती हैं, आधार कार्ड को वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं मानती हैं। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है जो हम जब पॉलिसीज आएंगी उस टाइम पे हम डायरेक्ट बात करके बताएंगे, जब नेक्स्ट मोटर का ट्रेनिंग करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे आप आधार कार्ड नहीं लें, या तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लें कस्टमर का, या इलेक्ट्रिसिटी का या पानी का बिल ले लें। इसमें किसी भी टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हम तो खासकर नहीं करेंगे। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। मैं जो आपको बता रहा हूं पूरी तरह लीगली वैलिड है, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो पुलिस हम सब तक कानून पहुंच जाएगा। तो अब ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस नहीं रहा जो बहुत आसान हो जाता था। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने वाली है, जिसके अंदर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका आरसी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपके पिन कोड से मैप होगा, ठीक है, प्लस एक आपका इंश्योरेंस का क्लेम का इंटीमेशन थर्ड पार्टी में। तो अगर आपने अपना नंबर दिया और रात को 2 बजे आपको कॉल आता है इस नंबर पे कि सर आपके मोबाइल नंबर से एक पॉलिसी मैप है जिसपे थर्ड पार्टी क्लेम आया है, इसने 5 बंदों को मार दिया है, प्लीज 4 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए सर। आपके मोबाइल नंबर से ये इंश्योरेंस पॉलिसी इस गाड़ी की मैप्ड है, ये इस गाड़ी की आरसी है, इसने 5 बंदों को मार दिया है इस जगह पर, 1 से 2 घंटे के अंदर आकर रिपोर्ट करें। इसका मतलब आपने अगर दिल्ली में बैठे हैं और पॉलिसी चेन्नई में करी है, और अगर आपने अपना नंबर दे दिया है
तो आपको चेन्नई जाने की तैयारी करना पड़ेगा। पॉलिसी की डिटेल तो बहुत बाद में आएंगी, इसलिए मैं बोल रहा था कस्टमर का ही मोबाइल नंबर लें। जहां पे आधार कार्ड से केवाईसी होगा वहां तो कस्टमर का मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। कस्टमर बहुत चीखेगा चिल्लाएगा ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर जो भी ऐसा कर रहा है बिना आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड के, टोटली इलीगल पॉलिसी है। वो पॉलिसी सिस्टम में कहीं भी मैप नहीं होगी। पैसा तो अब आप जितना चाहो कमा लो इंश्योरेंस से, लेकिन लीगल एंगल आपको ध्यान रखना है, कल को आपके सिर पे आकर नहीं पड़ जाए। और ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स में मैंडेटरी है। अगर कमर्शियल व्हीकल की पॉलिसी करनी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अगर ओनर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ओनर का, नहीं तो फिर एक डिक्लेरेशन देके कि हमारा जो है बंदा ये गाड़ी ड्राइव करता है। ये स्लाइड सर आप फिर से दोबारा पढ़ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार कई यूजर्स नाराज हो जाते हैं। ठीक है, कई बार कई यूजर कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी के पेपर ही मांगने बाकी रह गए थे। हम कुछ भी आपसे अपनी तरफ से नहीं मांग रहे हैं सर। हमने एज ए कंपनी जीडीपीआर गाइडलाइंस आईआईडीए की साइन करी है। आपका डेटा कहीं भी मिसयूज नहीं होगा, कहीं भी लीक नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का मिसयूज होता है, लीक होता है और ये ट्रैक होता है कि हमारे यहाँ से हुआ है, हम उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आप निश्चिंत रहें सर, आपका डेटा किसी को बेचा नहीं जाएगा, आपके कस्टमर का डेटा किसी को नहीं बेचा जाएगा। आगे फ्यूचर में रिन्यूअल्स के टाइम पर भी ये केवाईसी और मोबाइल नंबर बहुत काम आएगा कि आपको पता लगेगा आपकी पॉलिसीज रिन्यू होती जा रही हैं और आपका कैशबैक ऑटोमेटिक आता जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो प्लीज सर इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। कस्टमर को एक एक पॉइंट समझा दें जो मैंने आपको बताया है, नहीं तो एंड में प्रॉब्लम कस्टमर को ही होने वाली है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर कि केवाईसी अब मैंडेटरी हो चुका है। आगे हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो ये स्लाइड में आपसे हर बार डिस्कस करूंगा, इससे धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाए। इन सब का सॉल्यूशन ये है जो मैं कुछ टाइम पहले मैंने ट्रेनिंग्स ली थी, जिसमें मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स मैप कर लें, डिजी लॉकर को यूज करें, डिजी लॉकर को यूज करें। जिन्होंने करा बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं करा वो आज भी यूज कर सकते हैं। डिजी लॉकर के अंदर अपने आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मैप कर सकते हैं और आपको सिर्फ वो मोबाइल नंबर देना है। जितनी कंपनीज को ऑलरेडी डिजी लॉकर का एक्सेस मिल गया है वो सिर्फ डिजी लॉकर के मोबाइल नंबर से बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए केवाईसी कर रही हैं, पॉलिसी इशू हो रही है। आपका एक भी डॉक्यूमेंट का कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकता है। प्लीज डिजी लॉकर को फॉलो करें। अगर आपको लगता है आपको चाहिए तो मैं आपको कभी भी टाइम निकाल के ट्रेनिंग दे सकता हूं। डिजी लॉकर ने फर्जी मार्कशीट्स का कंसेप्ट खत्म कर दिया है इंडिया के अंदर। आपको ये बात शायद पता नहीं है। जब से डिजी लॉकर आया है कॉलेजेस के अंदर एबीसी मैंडेटरी कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपका डिजी लॉकर से स्टूडेंट का सब कुछ मैप हो चुका है। फर्जी मार्कशीट अब नहीं बन सकती। तो कुछ टाइम बाद फर्जी इंश्योरेंस नहीं हो सकता, फर्जी आरसी नहीं हो सकती, फर्जी डीएल नहीं हो सकता। इससे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, कोई कस्टमर को दिक्कत नहीं होगी, इजीली क्लेम सेटल हो जाएगा, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डिजी लॉकर को आप लोग यूज करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम आए तो हम इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर मैं आपको आउटराइटली बोलता हूं सर 22 कंट्रीज ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एप्लीकेशन लगा दी है कि आपका डिजी लॉकर का जो एपीआई है या डिजी लॉकर का जो फ्रेमवर्क है वो हमको हमारे कंट्री के लिए चाहिए और हम ही लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो डिजी लॉकर को एक बार थोड़ा रिसर्च करें, बहुत काम की चीज है। ठीक है, और कई कंपनी जब इसको यूज कर रही है तो अगर आपके पास डिजी लॉकर में सब कुछ डॉक्यूमेंट है तो आपको सिर्फ मोबाइल नंबर देना है या जो भी कस्टमर है उसको मोबाइल नंबर देना है, या आप 10 मिनट कस्टमर के साथ बैठकर उसको ये नई चीज बता सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स मैप करा सकते हैं। वो सही बता रहा हूं, कुछ नहीं तो आपको ये तो कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी उसकी नजरों में। पॉलिसी आती है नहीं आती है वो तो बिजनेस है, लेकिन अगर आप डिजी लॉकर उसको बताएंगे तो वो इजीली बहुत सेफली अपने डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करने को तैयार हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो सितंबर में सर एक बॉम्बे के पास बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट ने थर्ड पार्टी क्लेम को देखने का नजरिया पूरे कंट्री में, खासकर हम लोगों की नजर में भी बदल दिया। और इसके बाद एमएसीटी ने एक ऑर्डर पास किया कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी केसेस में
जो इंटरिम लायबिलिटी होती है वो 25,000, ये मैंने टाइपो एरर हो गया, ये 25,000 है, ठीक है। 25,000 की जगह 1 लाख कर दी गई है। मैं आपका इसको फायदा बताऊंगा क्या है। तो एमएसीटी होता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। हमको शुरू में क्या लगता था कि मैंने अपने एक दोस्त को टू व्हीलर पे बिठाया हुआ है और मैंने अननेम्ड पीए कवर लिया हुआ है, और अगर ये बेचारा गिर गया और मर गया तो इसको हमारी पॉलिसी 1 लाख रुपए पे कर देगी। ध्यान से सुनिए, हमने अपने दोस्त को स्कूटर पे बिठाया हुआ है, ठीक है, और ये पॉलिसी जो है अब हमको 1 लाख रुपए पे कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आप स्कूटर चला रहे थे और आपके पीछे बैठने वाला आदमी मर गया तो उसकी फैमिली आपके ऊपर थर्ड पार्टी का क्लेम डाल सकती है, और अगर वो क्लेम निकल गया 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का, और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो कम से कम अपना एसेट इतना तो बना लें कि वो सब बेच बाच के आप उनकी ये लायबिलिटी पूरी कर दें। इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है। लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरफ बढ़े, लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को प्रमोट करें, उसके लिए एमएसीटी ने 25,000 से 1 लाख इसीलिए किया है कि कम से कम कुछ पीरियड के लिए वो परिवार अपना खर्चा निकाल सके। फिर तो मैटर कोर्ट में जाएगा। आप कोर्ट में कहीं भी चले जाइए, अगर लायबिलिटी पॉलिसी नहीं है तो एमएसीटी ट्राइब्यूनल है, उसके ऑर्डर को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, चैलेंज भले ही कर सकता है। चैलेंज का मतलब ये है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे आप हायर कोर्ट में जाएंगे ये सोच के कि हम बच जाएंगे, कोई चांस नहीं है। तो कम से कम अपनी गाड़ियों की तो आप जाके देखें, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो कार है, कुछ भी है। कुछ मत करिए सर, लोगों को प्रमोट करिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मैं आपको अभी ये ग्राफ दिखाऊंगा, आप कहेंगे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी और कितना बड़ा अंडर पेनिट्रेशन है। पर एमएसीटी के नए लॉ के हिसाब से सीधे ही 1 लाख रुपए मिलेगा, उसके बाद केस फाइल होगा, और अगर आपने मोबाइल नंबर अपना दिया है तो ये सारे कार्यवाही में आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सारा काम छोड़ छाड़ के आपने जिसके लिए पॉलिसी करी है, और अगर आपने उसका नंबर नहीं दिया और अपना दिया है तो फिर आप भी साथ में रहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो है, अब ओनर भी अगर गाड़ी पे पीछे बैठा है और कोई और चला रहा है तो ओनर भी थर्ड पार्टी क्लेम कर सकता है उस पॉलिसी के अंदर। 1250 करोड़ की लाइबिलिटी प्लान करी थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी स्मार्ट निकल गई और उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके लाइबिलिटी 650 करोड़ में सल्टा दी। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबने सुना होगा, मर्सिडीज गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल से वो हमारे इंडिया के। तो 650 करोड़ का सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट किया है, क्योंकि उनको पता था अगर मैटर कोर्ट में चला गया तो 1200-1300 करोड़ की लाइबिलिटी बनेगी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। सोचो, अगर इतना बड़ा आदमी इतनी स्ट्रांग और सिक्योर गाड़ी में बैठ के मर सकता है, हम तो रोज अपनी जान पे खेलते हैं। तो प्लीज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रमोट करें, ठीक है। वाहन का ऐप डाउनलोड कर लें, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ। अगर कोई कराना चाहे, नहीं कराना चाहे, आप उसको बताएं भैया तुम्हारी गाड़ी अनइंश्योर्ड है, तुम्हारी लाइफ में ये समस्या आ सकती है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। गुड़गांव के अंदर एक पार्किंग में एक लड़के से मैंने बात करी और उसको मैंने पूछा कि तुम इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो, तो बोला कि सर मैं करूं कैसे। तो मैंने उसको वाहन का एप्लीकेशन दिया, और उस लड़के ने इतना स्मार्ट गेम खेला कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता था कॉर्नर पे, और उसने उससे दोस्ती कर ली। जैसे ही कोई ओनर व्हीकल का पार्किंग में गाड़ी लेने आता तो उसको बोलता, सर ये पुलिस वाला आपका चालान करने के लिए खड़ा हुआ है, ये आपकी गाड़ी की फोटो लेकर गया है, ये 2,000 का चालान मारेगा आपका। तो वो पूछता है क्यों मारेगा, क्योंकि सर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है। और उसने वहीं बैठे बैठे टोटल 1 महीने में 83 टू व्हीलर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी क्लोज कर ली। 83। सिर्फ वो स्मार्ट निकल गया और उसको एक मौका मिल गया, और वो लोगों को समझा पाया कि थर्ड पार्टी क्यों लेना चाहिए। तो ये 3 चीज आपको समझनी पड़ेगी कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, होने वाली है। फास्टैग अब खत्म होने वाला है, नंबर प्लेट से आपका टोल कटेगा और नंबर प्लेट के थ्रू आपका आरसी इंश्योरेंस सब मैप हो जाएगा,
कहीं भी हाईवे पे अगर आपकी नंबर प्लेट से पता लगता है गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है, आपकी गाड़ी को नेक्स्ट टोल पे रोक लिया जाएगा, और जब तक आप गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं कराएंगे आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। और इस चीज का विशेष ध्यान रख लें, अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस एक्सपायर होने के बाद कराते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी, तो उसकी लायबिलिटी 2 दिन बाद शुरू होती है, ना कि प्रीमियम पेमेंट डेट से। तो जैसे कुछ टाइम से पहले ऐड आ रहे थे कि घर से निकलते हैं गाड़ी लेके, पुलिस वाला रोकता है, तुरंत एप्लीकेशन के थ्रू इंश्योरेंस करा लेते हैं, कोई फायदा नहीं है, आप कानून तोड़ चुके हैं। T+2 पे आपको पॉलिसी की डेट मिलेगी, इसका मतलब 2 दिन तक आपको टोल पे ही खड़े रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि तुरंत पॉलिसी करा लेंगे। अगर आप वो एडवेंचर करना चाहते हैं, आपके कस्टमर वो एडवेंचर करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप उनको बोल सकते हैं कि अचानक थर्ड पार्टी पॉलिसी कराने से भी अब कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको इसका इम्पैक्ट अप्रैल 2023 के बाद से दिखना चालू हो जाएगा, और आप खुद कहेंगे कि ये इंश्योरेंस में क्या हो रहा है। तो सर, 2 नई जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को और लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। तो अब हम हो चुके हैं 36, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मिल चुका है, और उसी को री इंश्योरेंस कंपनी का भी मिल चुका है, जो अप्रैल से ऑपरेशन स्टार्ट करेंगी। गवर्नमेंट अब एक कॉम्पोजिट लाइसेंस लेके आ रही है, जिसमें एक ही इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कर सकती है। और ये लाइसेंस लाने का रीजन है कि 4 इंश्योरेंस कंपनी जो सरकारी हैं, शायद कुछ टाइम बाद उनको LIC में मर्ज कर दिया जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर में से ऑलमोस्ट इंश्योरेंस में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब इंश्योरेंस को पब्लिक सेक्टर में रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये नोटिफिकेशन हो सकता है 2024 में आ जाए या 2023 के एंड में आ जाए, लेकिन चांसेस हैं कि चारों इंश्योरेंस कंपनी जो हैं, चारों नहीं सॉरी तीनों, न्यू इंडिया के अलावा एक जनरल रह जाएगी न्यू इंडिया, और एक लाइफ रह जाएगी LIC सरकारी में। और ये भी नहीं पता कि वो कब तक सरकारी में रहेंगी, क्योंकि जो आप सोचते थे कि LIC के अंदर सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट देती है, वो ऑलमोस्ट विड्रॉ हो चुकी है। उसका रीजन है कि LIC का ऑलरेडी IPO आ चुका है। IPO का मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई है, और एज पर LIC चार्टर अगर गवर्नमेंट ओनरशिप 100% LIC में नहीं रहेगी, तो सॉवरेन गारंटी भी खत्म हो जाएगी। तो अब LIC को लेकर परेशान ना हो। कल भी आपने देख लिया होगा बजट में 5 लाख रुपए ऊपर से प्रीमियम की अगर आपने कोई पॉलिसीज ली है, और उस पर जो इनकम होती है वो टैक्सेबल हो गई है। इसका मतलब अब इंश्योरेंस को आप सेविंग्स के लिए भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब छोटे शहरों में जो आप छोटी पॉलिसी सेल करेंगे इंश्योरेंस की, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 प्रीमियम की, उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। बड़ी पॉलिसी में सबका नुकसान है, किसी का फायदा नहीं है। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने इंश्योरेंस में जितना भी आप जानते होंगे, आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, जो पिछले 7 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट पोटेंशियल। तो लकीली इस साल IRDA ने रिपोर्ट रिलीज करा जुलाई के अंदर, क्योंकि 2020 के अंदर 21 के अंदर वो रिलीज नहीं कर पाए थे। तो 2022 के अंदर इंडिया में रजिस्टर्ड जो टू व्हीलर हैं वो 21 करोड़ हैं। 21 करोड़ रजिस्टर्ड टू व्हीलर हैं। और 2032 तक जो IRDA को लगता है, अगर इसी तरह से ग्रोथ रेट चलती रही, थोड़ी कम होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उसके अंदर कई ऐसे भी जिनका इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो ये 54 से 55 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। मतलब 21 करोड़ से अगले 10 साल में हम लोग सीधा 55 करोड़ टू व्हीलर होंगे रजिस्टर्ड। टू व्हीलर की मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी और बनाता हूँ कि मैं जबलपुर गया था बीच में कुछ टाइम पहले। तो कहते हैं ना कि हमको बहुत इंश्योरेंस आता है, कि हमको लगता है हमारे अंदर एरोगेंस आती है कि हम बहुत इंश्योरेंस जाते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट जो है वो आपको धरती पे ला देता है। तो मैं रात को वहां पे घूम रहा था, और मैंने वहां पे देखा जबलपुर में बहुत सेकंड हैंड कार का और टू व्हीलर का बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसे एक सरदार जी से बात करते करते पता लगा, तो उन्होंने बोला कि सर करीब करीब 8 से 9 हजार गाड़ियां हमारी महीने 2 महीने के अंदर बिकती है सेकंड हैंड जबलपुर में, और कम से कम 20 से 25 हजार टू व्हीलर हमारे सेकंड हैंड बिकते हैं पूरे जबलपुर में। आपको पता है एक टू व्हीलर अपनी पूरी साइकिल में 4 बार बिकता है। 4 बार बिकने का मतलब है उसकी 4 बार इंश्योरेंस होती है।
तो जो आप ये 21 करोड़ समझ रहे हैं ना, अगर आप उसको देखें तो ये कम से कम 100 करोड़ पॉलिसीज हैं। और हमने पॉलिसी टू व्हीलर की कितनी अंडरराइट करी है? मुश्किल से 3-3.5 करोड़। इसका मतलब अभी आपको एक मैप दिखाऊंगा मैं, आपको पता लगेगा। तो 21 करोड़ रजिस्टर्ड टू व्हीलर, 54 करोड़ हो जाएंगे 2032 में। प्राइवेट कार है 2 करोड़ 75 लाख रजिस्टर्ड, हो जाएंगे 5 करोड़ 80 लाख। तो प्रीमियम का प्रोजेक्शन जो आईआरडीए का है, जो उन्होंने टारगेट दिया है, हमको भी दिया है, इंश्योरेंस कंपनी को भी दिया है कि आपको इस साल जो आपने 2,75,000 करोड़ किया है, वो आपको 11,12,000 करोड़ के आसपास पहुंचाना है 2032 तक। फिगर वैसे 2030 है, पर हमने 10 ईयर्स का टाइम लिया है, वरना आईआरडीए का कहना है कि आपको 2030 तक करना है ये। इसका मतलब मोटा मोटा मोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1,78,000 करोड़ है, तो ये होना चाहिए 7,23,000 करोड़ का प्रीमियम। इसका मतलब मोटा मोटा 72-73,000 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, हमें 72,000 करोड़ तो नहीं करना, अगर हम लोग 750 करोड़ भी कर ले तो बहुत है। तब आप सोच लीजिए कैसे आप प्लान करेंगे। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने की गारंटी मेरी, बेचना कैसे है मैं बता दूंगा। आपको कोई गलत साबित कर दे मेरे से सीखने के बाद, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, मैं गलत होऊंगा एक्सेप्ट कर लूंगा, आप गलत होंगे एक्सेप्ट कर लेना। पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब लाइफ चेंज हो सकती है। आप ये मानिए 0.6%, 0.9% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा सिर्फ। आईआईडी कहता है मुझे 2.5% चाहिए, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ही 2.5 गुना होना चाहिए। तो सोचो ना 2,75,000 करोड़ का प्रीमियम कहां पहुंच जाएगा। और ये कंपाउंडेड होता है, इसलिए इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन ना करें। तो अगर हम 20 लाख करोड़ भी कर लेते हैं 2032 तक तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये आप आज रात भर सोचें, जो ये मैंने आपको नंबर बताए। अभी इंश्योरेंस के बारे में मत सोचें, ये नंबर के बारे में सोचें कि ये नंबर हम कहाँ घुमा सकते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। पहले मैं बोला कि आज मैं ज्यादा इंश्योरेंस का बात, मोटर इंश्योरेंस का बात नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन फुल फ्लेज ट्रेनिंग हम नेक्स्ट वीक करेंगे। पर आप ये माइंडसेट बनाएं, शायद आज से 8 महीने पहले मैंने ये कभी भी फिगर ट्रेनिंग में नहीं दिखाए थे। एनीवन, आई एम ऑल्सो शॉक्ड। ये देखिए आप, ये कोई ऐसा नक्शा नहीं है जो आपको भारत का टेम्परेचर बता रहा है, ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टडी है जो आईआईडीए ने करी है। ठीक है, ये बताता है हमारे देश में किस स्टेट में कितने अनइंश्योर्ड व्हीकल हैं। अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस नहीं करी है। तो अपना अपना स्टेट पकड़ लो और आप देख लो। तो जो ग्रीन मार्क्ड है उनमें 30% व्हीकल्स अनइंश्योर्ड है, मतलब उन्होंने बहुत इंश्योरेंस में अच्छा काम किया है, जो है आसाम एंड सिक्किम। उसका रीजन क्या है? सिक्किम का बेस बहुत लो है। सिक्किम के जितने व्हीकल आपको अकेले लखनऊ में मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डाइसी फिगर है, तो इस एक्चुअल परसेंटेज पे ना जाए, पर आप ये समझे बेस इफेक्ट। आसाम है, आसाम में भी 0 से 30% व्हीकल जो है वो अनइंश्योर्ड है। येलो जो है, लाइट येलो, वो है 30 से 50%। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा अनइंश्योर्ड मार्केट है। पॉलिटिकल चेंजेस होने के बाद से अब धीरे धीरे हम कंपनियां वहां पे इंश्योरेंस करना चालू कर रही हैं, इंटरेस्ट लेना चालू कर रही हैं। तो जो लोग यहाँ पे जो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या जो उसके आसपास से बिलोंग करते हैं, जहाँ लोगों को जानते हैं, आप जम्मू कश्मीर जो है आप देख रहे हैं 30 से 50% व्हीकल्स वहां पे अनइंश्योर्ड हैं। हिमाचल के अंदर भी 30 से 50%। लेकिन सबसे बड़े काम के मुद्दे पे आते हैं, सबसे पढ़े लिखे शहरों में आता है एक स्टेट में आता है पंजाब। 60% से ऊपर व्हीकल अनरजिस्टर्ड है, सॉरी अनइंश्योर्ड है। इसका मतलब एक भी पॉलिसी नहीं करी है आज तक। इसका मतलब आप सोच लो, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेनिंग दूंगा तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कितने व्हीकल रजिस्टर्ड है, पर वो डेटा बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने डाला नहीं। आप सिर्फ अपने स्टेट को पकड़ लें, अपने आस पास पकड़ लें, तो आप सोच सकते हैं क्या अपने घर से 50 किलोमीटर एरिया में भी काम कर लेंगे तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप केरला को देखें, केरला में अनइंश्योर्ड व्हीकल कम होने का बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है। केरला के अंदर आरटीओ 100% ऑनलाइन हो चुका है। जो हम केवाईसी का बात कर रहे हैं, केरला में ऑलरेडी 3 साल पहले इंप्लीमेंट हो गई थी। पायलट यहीं पर ही रन किया गया था और उसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। इसकी वजह से 30% 0 to 30 है, पर
एग्जैक्ट फिगर जो है वो सिर्फ 11% है केरला का। वहां पे लिटरेसी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये आपको डेटा बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मेरे को तो ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। आप अपना अपना स्टेट पकड़ लो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, वहीं कर लोगे। आप देख लो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 30 से 50% का मतलब है, ये मानो कि अगर कंट्री के पहले करें तो कम से कम 80% व्हीकल्स अनरजिस्टर्ड है, सॉरी अनइंश्योर्ड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। विजय, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट आपके। नॉर्थ ईस्ट में बता रहा हूं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग वहां पे कुछ करते नहीं है, लेकिन फोकस जो लोग भी असम से हैं या उस एरिया से हैं, आप चाहें तो मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप नागालैंड से हैं अगर, क्योंकि नागालैंड से काफी कुछ आरटीओ जो है बिजनेस कंट्रोल होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को आप प्लीज इग्नोर ना करें। बाकी तो आप पूरा इंडिया देख सकते हैं, हम बहुत बुरी तरह अनइंश्योर्ड कंट्री हैं। और ये सिर्फ मैं आपसे मोटर की बात कर रहा हूँ, हेल्थ का तो मैंने बात ही नहीं करा। और इसमें आपको एग्जांपल दे दूं, करीब करीब 87% टू व्हीलर्स, 58% प्राइवेट कार, 94% ट्रैक्टर अनइंश्योर्ड है, 34% ऑटो है, करीब करीब 28% कमर्शियल व्हीकल है, बिकॉज उन पे कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। पीली पट्टी वाले व्हीकल आपको कम अनइंश्योर्ड मिलेंगे, सफेद पट्टी वाले आपको ज्यादा अनइंश्योर्ड मिलेंगे, क्योंकि वो चालान देके छूट जाते हैं, चालान भी नहीं देते। अब लेकिन कुछ नहीं हो सकता, आपकी सफेद हो चाहे पीली हो चाहे हरी हो चाहे नीली हो। तो इसको नक्शे को और उस फिगर को अपने दिमाग में आप डाल लें, फोटो खींच के रख लें। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप सोचें मैं इतना कन्विक्शन से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिए भी आंख खोल देने वाला डेटा है। जो 29 दिसंबर को रिलीज हुआ था, और उसके बाद से तो फिर हमारा माइंडसेट ही चेंज हो गया, क्योंकि 1 तारीख से उनको केवाईसी मैंडेटरी करना था। तो आप ये देख लीजिए, ये हमारी हालत है इंश्योरेंस में, और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे? आप सही चीज बताएंगे कस्टमर को, सही चीज बताएंगे यूजर को, सही सवाल का सही जवाब देंगे। कुछ भी उसकी क्वेरी है, क्या वो पूछेगा, क्या जवाब देना है, मैं आपको आगे की ट्रेनिंग से बता दूंगा। कितना वो पूछेगा, कितनी उसकी सोच जाती है, और कितना उसको जवाब देना है, ये मैं आपको सब बता दूं। तो मोटर इंश्योरेंस में आज हम बात करेंगे थोड़ी सी टू व्हीलर इंश्योरेंस और प्राइवेट कार इंश्योरेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइवेट कार वर्ड क्यों यूज करा है कि सबसे बड़ी गाज है ना इन्हीं पे गिरने वाली है, क्योंकि ये होते हैं सफेद पट्टी, और इनको लगता है हमें पुलिस ज्यादा पकड़ती नहीं है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के पीछे पुलिस ज्यादा रहती है। और टू व्हीलर वालों को लगता है कि हमारा ऑलरेडी 5 साल का इंश्योरेंस हो गया है, तो हमें इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस में। प्रीमियम बहुत कम आता है, 1200 रुपए में आपकी पॉलिसी हो जाती है। तो कैसे होती है मैं बताऊंगा। टू व्हीलर के अंदर 3 तरह की पॉलिसीज चलती हैं। ठीक है, अगर आपने गाड़ी 2019 के बाद ली है और आपकी गाड़ी की 5 साल की इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी की 5 साल की इंश्योरेंस नहीं है। आपकी गाड़ी की 5 साल की इंश्योरेंस नहीं है। तीसरी बात, आपकी गाड़ी की 5 साल की इंश्योरेंस नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मेरे सामने पिछले 7-8 महीने में इतने केसेस आए हैं जब 5 साल पूरे होने पे आ रहे थे, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और कस्टमर को लगता है कि उसकी गाड़ी की 5 साल की इंश्योरेंस है। 5 साल की सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है। इसका मतलब आपका गाड़ी का कुछ भी हो गया तो 1 साल के लिए इंश्योर थी जब आपने ली थी। तो अगर आप लोग भी नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, आपके किसी दोस्त ने नई गाड़ी ली है, तो उसको बोले भैया सिर्फ आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस 1 साल की है, बाकी 5 साल की है। इस चीज का बहुत ध्यान रखें, 2019 के बाद से 5 साल जोड़ते जाएं, सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी 5 साल के लिए इंश्योरेंस है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको बैंक वाले उनके हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि उनको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल सकता। और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर है जिनको इंश्योरेंस का नॉलेज नहीं था, जिन्होंने उनको पॉलिसी दी, हमारे जैसे और आपके जैसे लोग जो उनको ये चीज बताते नहीं है। तो पॉलिसी करना है नहीं करना है वो एक अलग बात है, लेकिन सच बताएं, आपकी गाड़ी की 5 साल की इंश्योरेंस नहीं है। कोई भी गाड़ी 5 साल के लिए इंडिया में इंश्योर्ड नहीं होती है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है। तो उसको कहते हैं हम SAOD पॉलिसी। अब जब अगले साल रिन्यूअल आएगा तो वो आएगी SAOD, स्टैंड अलोन ओन डैमेज। अब यहाँ पे मैं आपको एक केस और बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, आई थिंक बैतूल करके जगह है मध्य प्रदेश में। कस्टमर का फोन आया, उसने बोला सर हमने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई थी, तो अब हम डीलर के पास आए तो डीलर कह रहा है कि आपकी गाड़ी के अंदर चोरी कवर नहीं है, तो आपको चोरी के लिए अलग से इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। तो लकीली उन्होंने मेरे को फोन कर लिया, शायद उनकी किसी के थ्रू मेरे से बात हुई होगी।
तो मैंने कहा मेरे एक बार जरा डीलर से बात कराओ, तो डीलर बात करने को तैयार नहीं हुआ। तो मैंने डीलर को पूछा, उसको पूछा कि डीलर को पूछो आग लगने की इंश्योरेंस है इसके अंदर, चलो चोरी की पॉलिसी हम करा लेंगे, अगर बाढ़ आ गई तो क्या होगा? तो डीलर पता क्या कहता है, आपको फिर इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। बोला अगर चूहा काट गया तो बोलो उसकी अलग से इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। मतलब वो डीलर उस कस्टमर को कम से कम एक टू व्हीलर की 4 से 5 पॉलिसी बेचने के चक्कर में था। इसका मतलब नॉलेज नहीं होने का मतलब है आप लुट गए। मोटर पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, चाहे वो कॉम्प्री पैकेज पॉलिसी हो या एससीओडी हो, एससीटीपी का मैं बात नहीं कर रहा। आपकी टू व्हीलर की पॉलिसी और आपकी कार की पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी पॉलिसी होती है। उसके अंदर सब कुछ कवर है, कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है गाड़ी के लिए, क्योंकि यहां पर आती है एससीटीपी पॉलिसी, जिसको कहते हैं स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग बड़े अंतर्यामी होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, तो वो कहते हैं हमारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके नीचे कोई आ गया, वो गाड़ी के नीचे आके कोई मर गया, उसके लिए तो आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। इसका मतलब एससीटीपी पॉलिसी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी मैंडेटरी पॉलिसी होती है। 2018 की पॉलिसी जो है उनके 5 साल इस साल खत्म हो रहे हैं। तो जिन कस्टमर ने आपकी जानकारी 2018 में पॉलिसी ली थी, उनको बोले उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी इस साल खत्म हो जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो टू व्हीलर प्राइवेट कार में 3 तरह की पॉलिसी, एससीओडी, एससीटीपी और कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ कवर करती है, जिसको हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। वो हम जब मोटर ट्रेनिंग करेंगे तो बात करेंगे, इतना कंफ्यूज ना है। पर टू व्हीलर और प्राइवेट कार में सिर्फ 3 तरह की पॉलिसी। 2019 के बाद एससीओडी आती है पिक्चर में, 2019 से पहले सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव है, और टीपी तो आपको पता ही है मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पॉलिसी कैसे पढ़ते हैं, पॉलिसी में किस चीज पे ध्यान। टू व्हीलर की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर कहीं डिफरेंट आता है, अगर कोई कहता है मेरे को यहां से कम प्रीमियम मिल रहा है, वो फ्रॉड पॉलिसी बन रही है। पूरे इंडिया में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी का प्रीमियम हर गाड़ी के हिसाब से सेम रहता है, जम्मू से कश्मीर और कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक। तो कोई भी बोलता है हमको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी कब मिल रही है, उनको बोलो सर डिक्लेरेशन दे दो, हम आपकी 100 रुपए में करके दे देंगे, फिर आप क्लेम के टाइम पे हमें फोन मत करना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। टू व्हीलर की थर्ड पार्टी और प्राइवेट कार की थर्ड पार्टी पॉलिसीज के प्रीमियम पूरे इंडिया में सेम है, कहीं भी 50 पैसे का भी डिफरेंस नहीं है। अगर आता है तो आप डंके की चोट पे बोलिए या तो गलत सीसी लिया गया है, या गलत व्हीकल लिया गया है, या पॉलिसी फ्रॉड है। तो ये हमारा जो है सर्विस डिलीवरी पे थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। सर्विस डिलीवरी में हमने जो है ये कुछ नंबर्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। इसमें हेल्थ का नंबर मैंने अभी नहीं डाला है, क्योंकि हेल्थ की जब हम ट्रेनिंग कर लेंगे उसके बाद डालूंगा, ठीक है। ये 3 नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं ट्रेनिंग के बाद शेयर कर लूंगा सर के साथ, ठीक है। तो ये 3 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस व्हाट्सएप रिक्वेस्ट करिए। इन दोनों नंबर पे कॉल कोई पिक नहीं करता है, वो हमने ब्लॉक किया हुआ है, जो इसलिए कि वो मिसयूज नहीं हो जाए। तो अगर आपको टू व्हीलर की कोट की रिक्वेस्ट करने के 45 मिनट के अंदर अगर कोट नहीं मिलता है, तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर दीजिए कि हमें कोट नहीं मिला है, तो हम उसको प्रायोरिटी पे कर देंगे। सेम 4 व्हीलर रिक्वेस्ट है, ये नंबर ऐप के ऊपर यही नंबर है दोनों, इन्हीं नंबर को ऐप से यूज करें। लेकिन अगर आपको कॉल करना है तो ये नंबर हम अपडेट करा देंगे, मैंने ऑलरेडी सर को भेज दिया, शायद कल शाम तक हो जाएगा। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल पिक होगी 9 to लेके 7 PM इन द इवनिंग। तो 45 मिनट आप लोग वेट कर रहे हैं, बिकॉज केवाईसी का टाइम चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा लेट होता है। अगर 45 मिनट के ऊपर जा रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। हम इस सिस्टम को करीब करीब 95% फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ग्रीवियंसेस हैं, तो हम जब भी ट्रेनिंग करेंगे आप बेझिझक होकर मैं बता सकते हैं, हम सिस्टम को फिर सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये नंबर मैं शेयर कर लूंगा, आप अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये मैंने डाला है, टू व्हीलर 45 मिनट, 4 व्हीलर 60 मिनट्स के। डॉक्यूमेंट्स, देखिए आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं देंगे और ये डिटेल टाइम पे नहीं देंगे तो कोर्ट आपका और डिले हो जाए। तो प्लीज आप इसको एक अपने कहीं पे रिकॉर्ड कर लें या कहीं पे रख लें। ये वो डॉक्यूमेंट मैं आपसे मांग रहा हूं जो अब मैंडेटरी हो चुके हैं, इसके बिना पॉलिसी इशू नहीं हो सकती है। तो कौन से आपको कोर्ट के टाइम देने हैं, कौन से आपको
पॉलिसी के टाइम देना है, ऑलरेडी मैंने बाइफर्केशन बना दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट के टाइम देने हैं, एक्सपायरिंग पॉलिसी कॉपी, अगर आप एनसीबी क्लेम कर रहे हैं और आपने आपकी गाड़ी अगर पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ट्रेनिंग में करेंगे, पर आपको एक्सपायरिंग पॉलिसी कॉपी देनी है। आरसी कॉपी तो मैंडेटरी है। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखें सर, कस्टमर का अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं, कई बार कस्टमर नहीं बताता है कि गाड़ी मैंने दूसरी खरीदी है, सेकंड हैंड खरीदी है, किसी और से ली है, तो मोबाइल नंबर से ये ट्रैक हो जाएगा, उस केस के अंदर पूरा इंश्योरेंस करने का प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो प्लीज अपना मोबाइल नंबर ना दें, कस्टमर से बोलें आपका मोबाइल नंबर लगेगा, और हम आपको ये श्योरिटी देते हैं आपके कस्टमर का डेटा कहीं भी मिसयूज नहीं होगा। आगे फ्यूचर में उनको रिमाइंडर्स वगैरह भेजने में काम आएगा, जो हम आपकी कंसेंट से ही करेंगे। आधार, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीएल, कोशिश करें आधार आप दे सकते हैं, नहीं भी देंगे पर इलेक्ट्रिसिटी बिल या डीएल में से कोई आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मोस्ट प्रोबेबली यही एक्सेप्ट हो रहे हैं। अभी कुछ अमेंडमेंट हो जाएगा शायद कुछ टाइम में आईआईडीएम के उसमें, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पॉलिसी इशुएंस के टाइम पे कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का ईमेल आईडी, नॉमिनी का नाम, एज और रिलेशनशिप। अगर कस्टमर ने पीए कवर लिया है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रहे हैं वो पॉलिसी के अंदर, तो नॉमिनी की डिटेल मैंडेटरी है, पर मेरा ये कहना है कि आप नॉमिनी का डिटेल डालकर रखें। कई बार हाइपोथिकेटेड व्हीकल होता है, व्हीकल डैमेज हो जाता है और कस्टमर की भी मौत हो जाती है, तो नॉमिनी का बहुत बड़ा रोल होता है उसको पैसे को बचाने में। तो ये पॉलिसी के ऊपर नॉमिनी का नाम नॉमिनी और कस्टमर के फेवर में ही जाता है, इससे उसका नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज आप ये लेकर रखें, आपको भी सही लगेगा और सामने कस्टमर को भी लगेगा हाँ मेरी फैमिली भी अब सिक्योर है, कल को भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो क्लेम मेरे परिवार को भी मिल जाएगा। आपको नो क्लेम कंफर्मेशन कस्टमर से लेना पड़ेगा, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल भी डिबेट का टॉपिक नहीं है। कस्टमर से आपको ये लेके हमको देना पड़ेगा कि कस्टमर ने गाड़ी पर क्लेम किया। कई बहुत अच्छे यूजर्स हैं, कई बहुत अच्छे कस्टमर हैं, कई बार उनको पता नहीं होता है, बताते नहीं है लोग, वो पॉलिसी करा लेते हैं, बाद में उनको पता होता है कि हमने क्लेम लिया था, तो वो चेंजेस करा लेते हैं। लेकिन अगर ये चेंजेस नहीं करा और क्लेम आ गया तो आपका पूरा क्लेम रेपुटेट भी हो सकता है। कुछ कंपनियां पेनल्टी मारती हैं आजकल, लेकिन 99% कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं। नो क्लेम बोनस क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे, पर नो क्लेम बोनस अभी आप कंफर्मेशन वर्ड याद कर लें, नो क्लेम बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब आते हैं मेन काम की चीज पे, कैशबैक रिवॉर्ड्स, जो हमने थोड़े से रिवाइज करें। तो मैं एक एक्सेल ओपन करना चाहूंगा, आप जरा उसको ध्यान से देखें, ठीक है, और फिर ये आपसे शेयर भी कर ली जाएगी। तो ये मैंने कुछ इस बार इस तरह बनाया है कि आप लोग इसके अंदर कोई भी फिगर अगर चेंज अपने हिसाब से करना चाहे तो आपको पता लग जाएगा आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और प्लस उनके यूजर्स के लिए भी फायदा, जो कई बार उनको जानना होता है कि हमें कितना कैशबैक आएगा, तो भाई एक्सेल के अंदर डेटा डाल के आप इधर उधर करके इसको कर सकते हैं। तो जब पहले हम लोग इंश्योरेंस कर रहे थे और जो हमने अब रिवीजन किए हैं, तो हम पहले आपको टू व्हीलर में 3 तरह की पॉलिसीज हम कर रहे थे, जैसा मैंने बताया। स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी, ये मैंडेटरी पॉलिसी है, ये आपके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसको आप यूज करें। स्टैंड अलोन ओन डैमेज 2019 के बाद, और कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें दोनों होते हैं। पहले हम जो कैशबैक देते थे वो सिर्फ हम 10% देते थे नेट प्रीमियम के ऊपर। नेट वर्ड आप समझ लें, नेट वर्ड होता है जिसमें जीएसटी नहीं होता है। तो कृपया जब भी कैशबैक कैलकुलेट करें तो जीएसटी वाले कंपोनेंट को ऐड ना करें। हर पॉलिसी पे नेट प्रीमियम लिखा होता है, उसके बाद जीएसटी ऐड होता है, और उसके बाद आपको ग्रॉस प्रीमियम आता है। ग्रॉस पे कैलकुलेट भूलकर भी ना करें, नेट पर करें। तो अब हमने ये कर दिया है 15%। तो आप कल से जो भी आप इंश्योरेंस करेंगे टू व्हीलर की, आपको 15% कैशबैक मिलेगा, और ये कैशबैक मिलेगा आपको विद इन 72 आवर्स। ये आप ध्यान कर लें, हमने भी पहले बहुत गलतियां करी हैं, हमने भी ओवर कमिटमेंट करा है, सिस्टम फेल हुआ है, टेक्निकल इश्यूज आए हैं, लेकिन अब हमने बहुत कैलकुलेशन करके ये समझ पाए हैं कि किसी भी कंडीशन में हम 72 घंटे के अंदर कस्टमर के और यूजर के वॉलेट में कैशबैक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 72 आवर्स पकड़े, अगर बीच में संडे आ जाता है तो संडे को काम नहीं होता है, ठीक है, तो आपको मंडे को आ जाएगा। तो मोटा मोटा 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी स्टार्ट डेट नहीं, इशुएंस। अगर आपने पॉलिसी आज कराई है तो उसके 3 दिन के अंदर आपको कैशबैक आपके वॉलेट में आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आप हमसे यूजर आईडी राइटिंग में भी मांगते हैं और स्क्रीनशॉट भी मांगते हैं। आप कोई एक दे दें, हम स्क्रीनशॉट इसलिए मांगते हैं
क्योंकि हमने कई बार नोटिस करा है टाइपो एरर हो जाता है और वो कहीं और चला जाता है पैसा, फिर चारों तरफ तांडव होता रहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। तो आप इतना स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम यहाँ से उसको 3 बार चेक कर लेंगे और चेक करके आपको सही जगह पे भेज देंगे। तो कैशबैक आपको मिलेगा 72 आवर्स मोटर इंश्योरेंस में। हेल्थ का मैं अभी बात नहीं करूंगा, हेल्थ का ट्रेनिंग के टाइम पे बताऊंगा आपको, ठीक है। टू व्हीलर में एसएओडी में भी हमने 15 कर दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव में भी 15 कर दिया है। तो आपकी टू व्हीलर के अंदर इनकम आपकी जो है अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ गई है, आप फोकस करें। प्राइवेट कार में हमने सेम रखा है क्योंकि अभी प्राइवेट कार में कुछ रिवीजन नहीं हुए हैं। प्राइवेट कार में कॉम्प्रिहेंसिव और एसएओडी पॉलिसी में आपको कैशबैक आएगा वो ओन डैमेज सेक्शन पे आएगा, थर्ड पार्टी पे नहीं आएगा। तो एसओडी तो बहुत सिंपल है कि नेट प्रीमियम पे कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी सेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो प्लीज आप लोग एसओडी पर ही कैलकुलेट करें, सॉरी ओडी पे करें, टीपी को काउंट ना करें। इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपके सामने है, ये एक्सेल फॉर्म में है, आपसे शेयर कर लेंगे सुभाष जी, ठीक है। आप इसको रख के कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं चेंजेस। तो मोटा मोटा मैंने हिसाब लगाया कि अगर आप कल से काम पे लगते हैं और आप मोटिवेट होते हैं और आपको लगता है हमें करना चाहिए, तो 30 दिन के अंदर अगर आप 30 वर्किंग डेज में अगर आप टू व्हीलर की 30 एससीटीपी पॉलिसी कर लेते हैं, 30 एसओडी कर लेते हैं और 30 कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं, ये आर्बिट्री फिगर है लेकिन आप उसको देख सकते हैं, तो आप मोटा मोटा करीब करीब टू व्हीलर से 10,359 का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और प्राइवेट कार में अगर आप महीने में 10 पॉलिसी भी करते हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कई लोग इतनी पॉलिसी, टू व्हीलर में तो करीब करीब 100 पॉलिसी भी अचीव कर रहे हैं लोग महीने में, ठीक है, जिनके बाकी लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। और प्राइवेट कार में भी 50 से 60 पॉलिसी लोग अचीव कर रहे हैं। तो मैंने अंदाजा लगाया है कि आप लोग काफी फील्ड पे रहते हैं, काफी काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं और इंश्योरेंस से आप अपग्रेड भी कर सकते हैं नेक्स्ट मनी की आईडी को, तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, ठीक है। तो आप मोटा मोटा 70,000 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, मतलब 37,580 रुपए आप लोग 30 दिन के अंदर आराम से इस पे कैशबैक बना सकते हैं। बाकी सेगमेंट अलग है, हेल्थ अलग है, लाइफ अलग है, कमर्शियल व्हीकल अलग है, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। पर अगर आप कल से चालू करते हैं तो ये आपके चारों तरफ होता है। वाहन का एप्लीकेशन डालना है, बहुत सिंपल, और उसमें आप इसको डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे चीजें हैं, 72 आवर्स में आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। आप प्लीज अपना यूजर आईडी का क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट भेजें। अगर आपको 72 आवर्स में नहीं आता है कैशबैक तो आप उसी नंबर पे कॉल करें, तुरंत आपका कैशबैक प्रोसेस, क्योंकि मैनुअल एरर होने के चांसेस हैं, कभी कभी इंसान भूल जाता है, उसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये मेरी तरफ से आज का आपको वार्म अप सेशन है, ये ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हो तो आप पूछिए, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे वापस, ठीक है। हाँ, तो अगर किसी को सवाल ववाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आज सेशन जो है टेक्निकली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे मोटर इंश्योरेंस पे, आप प्लीज उसको जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे कि मोटर इंश्योरेंस को हम किस तरह से अब डील करना है। थैंक यू धर्मेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, एक बार जरा चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए कैसा रहा आपके लिए सेशन। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग नई जानकारियां जो हमारे पास भी नहीं थी वो आज जानने को मिली। इंश्योरेंस तो आगे बात कर लेंगे और किस तरह से और करना है डिटेलिंग में, हर एक तरह का जो इंश्योरेंस है, बट ये जो जानकारी सर ने दी है ये बिल्कुल एकदम नई है। और आप लकी हैं, हम लकी हैं कि हमारे साथ में सर का एसोसिएशन है और ये टाइमली हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक जरूरत ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ती है, अपने ऊपर आके पड़ती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिन लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटी हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बहुत ही एक शानदार जानकारी और दी है कि सर अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी भी 2-3 दिन पहले जब सर से मैं बात कर रहा था टाइम लेने के लिए, तो सर ने फोन पिक नहीं किया, और जब बाद में बात हुई तो सर बोले कि मैं क्लास में था, यूनिवर्सिटी में सर क्लास अटेंड कर रहे थे एज ए स्टूडेंट। अब देखिए, जो हम बात करते हैं अक्सर कि मोर यू लर्न मोर यू अर्न, मतलब अपने प्रोफेशन में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको सीखना जरूरी है। जिस भी प्रोफेशन में हम जिस तरह की हमें जानकारी नॉलेज चाहिए वो लेनी, और लगातार 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 अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो सर से ये भी हमें एक सीख मिलती है। तो इसी बीच में अगर आपका कोई भी अगर सवाल है जो सर ने अभी बताया है, जो सर ने अभी बताया है इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। केवल ध्यान ही रखना, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत तरह के इंश्योरेंसेज हैं,
और सर ने बताया कि ये वार्म अप सेशन है, इसके बाद डिटेल और सेशन होंगे। तो अभी जो आज जो सर ने डिस्कशन किया, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। ये क्या आपने लिखा सर? ज्ञान चंद्र जी, सर इंश्योरेंस हुए वाहन की दिमाग क्या लिखा है, होने की स्थिति में कहां कनेक्ट करें? सर क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा क्लियर लिखिए आप। डैमेज होने की स्थिति में कहां से कनेक्ट करें? तो सर कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर धर्मेश जी? क्या चीज पूछ रहे हैं सर ये? इंश्योरेंस हुए वाहन का डैमेज होने की स्थिति में कहां कनेक्ट करें? तो सर देखा, अगर आपके व्हीकल का अगर डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो आप जो आपको मैंने सपोर्ट नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं। पर जनरली क्लेम कभी भी आता है तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपकी गाड़ी का क्लेम आएगा तो उस पर कॉल सेंटर का नंबर होता है। मैं बार बार, कई लोग हमको कहते हैं कि सर आप क्लेम रिपोर्ट क्यों नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को भी अपनी गाड़ी का क्लेम रिपोर्ट ना करने दें। तो अगर एक बार स्क्रिप्ट का अगर मिसमैच हो गया तो आपको सिर्फ क्लेम आने पे एक ही कष्ट उठाना है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल करके उनको क्लेम बताना है। उसके बाद क्लेम नंबर आप हमसे शेयर कर लीजिए, हम आपका सारा क्लेम का प्रोसेस देख लेंगे। वो मैंने नंबर आपसे अभी शेयर नहीं करा है क्योंकि मोटर इंश्योरेंस जब हम लोग करेंगे तो मैं आपसे एक नंबर शेयर करूंगा, ठीक है। आप उस नंबर पे कॉल करके अगर अपना पॉलिसी नंबर या मोबाइल नंबर भी बता देंगे तो हमारी टीम जो है बैकएंड से आपका पूरा पॉलिसी फेस करके आपका पूरा क्लेम सेटलमेंट में हेल्प कर देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जितने भी क्लेम आते हैं, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, वो बात करने से पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको क्लेम नहीं मिलेगा। वो पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है हमारे साथ ये क्या हो गया। ऐसा सर, क्लेम गाड़ी पे आना कोई गलत बात नहीं है। आप गाड़ी पे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आप वही रिस्क ले रहे हैं, उसी रिस्क के लिए आपने इंश्योरेंस किया है। तो क्लेम आने पे शुरू में एक शब्द याद रखें, वेट। 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत करें। आपके पास वैलिड पॉलिसी है, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, अगर पॉलिसी आपने हमसे ली है 100% वैलिड पॉलिसी है। इसलिए आप लोग अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी चेक करें और कस्टमर को भी बोले चेक करा करें। कई बार ऐसा होता है, गलती हो जाती है, हम चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। एक हमारे सामने केस आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उसके अंदर डीलर ने जो है गाड़ी का चेसिस नंबर जो इनवॉइस पे लिखा था, हमने उस पर ही पॉलिसी बनाई थी। लेकिन जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जब चेसिस का फोटो लिया गया तो चेसिस नंबर मिसमैच था। यूजर को लगा कि ये सारी गलती हमारी है, हमने वो चेंजेस भी करा दिए पॉलिसी में। लेकिन जब हमने इंश्योरेंस कंपनी से बात की तो इंश्योरेंस कंपनी बोली कि सर इसके अंदर एक्चुअली ये गाड़ी वो है ही नहीं जिसका आपने इंश्योरेंस किया है। इसका मतलब डीलर के एंड से मैं मैनुअल एरर बोलूं या क्या बोलूं, कस्टमर का 15,000 का लॉस हो गया। बिकॉज जिस गाड़ी की पॉलिसी वो लेके चल रहे थे एक्चुअली वो गाड़ी उनके पास थी ही नहीं। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, तो प्लीज अपनी पॉलिसी को चेक करें ध्यान से। उस केस में कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो अपने कागज को ध्यान से देखें। पढ़ते कैसे वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हमारा, कोई भी किसी तरह का जो आज सेशन हुआ इससे रिलेटेड है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। और किसी ने लिखा है कि हमारा नेक्स्ट महीने का आईडी पासवर्ड खो गया, तो सर आप अपने अपलाइन से बात करिए, जो कि गोल्ड या डायमंड अपलाइन है, या कंपनी में बात करके आप उसको ले सकते हैं। तो कोई और भी सवाल है तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए सर। ग्रेट। हैंड रेज करने से टाइम ज्यादा हो जाएगा, सब चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या हम अपनी बात को बहुत ही शॉर्ट में रखेंगे। अगेन मैं बता रहा हूं आपको कि आप केवल और केवल आज जो सेशन हुआ उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। मैं अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अनंत कुमार जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया है। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे कि क्या आपका सवाल है। जी नमस्कार सर, मैं अनंत कुमार बरबीघा से। जी धर्मेश सर, आपका इधर से मोबाइल नहीं उठ रहा था। क्या 42,000 केजी ट्रक का अगर हम करते हैं तो क्या कमीशन आएगा सर? 0। जी सर, 0 कुछ नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 40 टन की जो गाड़ियां हैं उसको सिर्फ पीएसयू करती हैं और उसमें वो कुछ पैसे नहीं देती हैं। अच्छा, तो अब मेरी बात सुन लो सर, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सब कुछ नहीं करना है।
40 टन की जो गाड़ी होती है, 40 टन के ऊपर की जो गाड़ी होती है, उनका जी जो ओडी का प्रीमियम है वो आता है 90% डिस्काउंट पे 2 या 3 हजार रुपए, ठीक है। जी। पीपी का प्रीमियम आता है कम से कम 52-53 हजार रुपए। हाँ सर। लेकिन 52-53 हजार रुपए जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पूल में चला जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास वो पैसा नहीं रहता है, तो कमीशन नहीं देती है। अच्छा, हाँ, लेकिन यही पूछ। अब यहाँ सुनिए, लेकिन अगर ये 40 टन के ऊपर की गाड़ी और किसी के पास 200-250 गाड़ियां हैं, जी 100 गाड़ी हैं या 50 गाड़ी हैं, जी। उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी कई बार इन्वेस्टमेंट इनकम को कंसीडर कर लेती है कि मेरे पास समझो 25-30 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा, तो वो 90 डेज प्रीमियम में अपनी बुक्स में रखूंगी अपने पास, तो उसमें अच्छा मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के चक्कर में कई बार वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कमीशन दे देती है, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी देती है, सरकारी नहीं देती। अच्छा। अगर आपको कोई कोई बोलता है कि हमको इतना मिल रहा है, तो मेरी बात करा देना, मैं अपना बिजनेस भी उनको दे दूंगा। अच्छा जी सर। जी, धन्यवाद सर। हाँ, और एक चीज और, तो 0 से 2.5 टन, 2.5 से 3.5 टन, 3.5 से 7.5, 7.5 से 12.5 में भी आप लोग ज्यादा हाथ मत लगाना। अच्छा 7.5 से 12.5 टन की गाड़ियों में 430% थर्ड पार्टी लॉसेज हैं। इसलिए कई बार तो कंपनी जो है ना, बात भी नहीं करती कि हम इसको करेंगे, पर सरकारी को करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है। अच्छा। उसके बाद आता है 12 से 20 टन। 20 टन के ऊपर तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है अपने को उसके अंदर। और ये 3 टन तक में क्या मिलेगा सर? सर अभी कमर्शियल व्हीकल का जब करेंगे ना अपन, ठीक है, तब जी। आपको बता जी करना है सर, कल ही करना है। हाँ हाँ, तो आप एक बार जी। कल कॉल कर लीजिएगा, फिर बता देंगे। अभी क्या पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो सेगमेंट आया नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है, बिल्कुल। धन्यवाद जी सर, थैंक यू सर। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बाजार में आवाजें आती होंगी, हमको 30 मिल रहा है, हमको 40 मिल रहा है, हमको 50 मिल रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूं मेरे को 100 मिल रहा है। बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सर, बिल्कुल गाइडलाइन चेंज हो चुकी है ना। 1 अप्रैल से सारा सीन बदल जाएगा। स्टेबिलिटी पे फोकस करिए, लॉन्ग टर्म पे फोकस करिए, पैसे के परसेंटेज पे फोकस मत करिए, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं और वो आगे बोलते भी रहेंगे। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। जी सर। अभी किसी ने लिखा है, हमारे संजय सर ने लिखा है SATP SAOD की फुल फॉर्म। सर ध्यान से आपने सुना होगा तो स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी एंड स्टैंड अलोन ऑन डैमेज। मैं ठीक हूँ क्या धर्मेश सर? बिल्कुल आप ठीक है सर। और इसको SATP और SAOD वर्ड यूज करने का रीजन क्या है कि कई बार कोर्ट के अंदर कुछ लोगों ने ये चैलेंज कर दिया कि हमको ये बताया ही नहीं गया था कि हम स्टैंड अलोन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं। हमको तो सिर्फ ये बोला गया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो हमको लगा हमारी गाड़ी भी कवर है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपनी लॉ की क्लास में पहले दिन सीखा था, तो मैं आजकल ये वर्ड्स बहुत ईमानदारी से और बहुत सावधानी के साथ यूज करता हूं, तो आप भी यूज करें। तो SATP और SAOD और कॉम्प्रिहेंसिव भी यूज करना है। TPOD कॉम्प्रिहेंसिव नहीं करना है, वो अदरवाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ग्रेट सर। और राम अवतार सर लिखते हैं कि कैशबैक टाइम पर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर, हम मानते हैं, हमने बोल दिया 72 आवर्स में आ जाएगा। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। और सचिन साके जी बोलते हैं ऐसी ट्रेनिंग अगर हमें सभी को मिलती रहे तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। बहुत शानदार सर, आगे भी करते रहेंगे। इंश्योरेंस एक्सपायर होने पर भी पर हो जाएगा वापस, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? इंश्योरेंस एक्सपायर होने पर हो जाएगा वापस। सर यही तो ढूंढने हैं आपको, जो एक्सपायर हो चुके हैं और जो नहीं करा रहे, यही आपका मार्केट है। इंश्योरेंस सब चीज का हो जाएगा। हम मना तो हम किसी भी चीज नहीं करेंगे, आप सैटेलाइट भी ले आओ, लेकिन आपको यही ढूंढोगे पॉलिसी एक्सपायर्ड है इसीलिए वो अनइंश्योर्ड है। तो आपको अगर पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो चुकी है, आपके किसी दोस्त की हो चुकी है, तुरंत उनको बोले इंश्योरेंस कराने के लिए सर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब से ये आया है कि गाड़ी पे बैठा हुआ आदमी भी थर्ड पार्टी क्लेम कर सकता है, आप समझ नहीं सकते। शायद 2 से 3 साल बाद, 2 साल मतलब 3 साल बाद हो सकता है, आपको लीगल एडवाइस देने के लिए भी मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इसके बहुत लीगल रेपरकशन होने वाले हैं। आप प्लीज इंश्योरेंस को बहुत सीरियसली लें। बाकी को तो पता नहीं, आप पहले अपनी गाड़ी का ही देख लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई लीगल एडवाइस लगेगी, हम वो भी हेल्प कर देंगे आप। जी सर।
और ऑलरेडी आपने बताया था कि आप लीगल और लॉ कर रहे हैं इस समय आप। जी सर, लॉ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता है, कई बार लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, मेरा लॉ करने का रीजन सिर्फ ये है कि मैं अपने कस्टमर्स को सही फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दे सकूं बस। जी सर, बहुत बेहतरीन सर। थर्ड पर्सन पॉलिसी का क्या मतलब है सर? थर्ड पर्सन पॉलिसी, चलो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा टाइम ले ले। पहली बात तो थर्ड पर्सन वर्ड यूज नहीं होता इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होती है 3 पार्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी ऐसी होती है जो प्रीमियम पे नहीं करती है, फिर भी आपको उसका ध्यान रखना मैंडेटरी है। उसका रीजन क्या है कि सर आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो रोड हमारी नहीं है, और जब कोई आदमी घर से निकलता है, पैदल निकलता है या गाड़ी में निकलता है, तो वो ये सोच के निकलता है कि शाम को अपने घर में वापस सही सलामत आऊंगा, लेकिन भगवान ना करे किसी गाड़ी वाले ने उसको मार दिया या कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी जिम्मेदारी बनती है पॉलिसी होल्डर की, या उसकी जिसने मारा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो टूरिस्ट बस चलती हैं, आप उन लोगों से बात करिए, वो लोग वैसे इंश्योरेंस कराते हैं पर कई लोग नहीं कराते हैं। टूरिस्ट बस के अंदर जो पहले सरकार जो मुआवजा घोषित करती थी ना, 4 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, वो अब मुआवजा सरकार घोषित नहीं करेगी। उसके अंदर अब आपको पॉलिसी से पैसेंजर के फैमिली मेंबर को थर्ड पार्टी क्लेम करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी का मतलब उन्होंने प्रीमियम पे नहीं करा है, तो फर्स्ट पार्टी वो है जो प्रीमियम पे करती है, चाहे वो अपनी गाड़ी का प्रीमियम दे या नहीं दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पार्टी है जो प्रीमियम लेती है, वो इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड पार्टी वो है जो कि आपकी गाड़ी के नीचे जिसको नुकसान हो सकता है या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। 4 धाराएं लगती हैं सर, सेक्शन 279, 337, 427 और 304। सारी की सारी नॉन बोलेबल है बट कंपाउंडेबल है। सीधी एफआईआर हो जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, इंश्योरेंस नहीं हुआ तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप ये बात को समझे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, थर्ड पर्सन नहीं। आपने किसी की दीवार तोड़ दी, आप गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी बैक कर रहे थे, किसी का दरवाजा तोड़ दिया, वो आप पे प्रॉपर्टी डैमेज 7.5 लाख तक का क्लेम कर सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, थर्ड पर्सन कुछ वर्ड नहीं होता इंश्योरेंस में, थर्ड पार्टी होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। जी सर, थैंक यू सर। वीरेश जी लिखते हैं, सर एक 4 व्हीलर का इंश्योरेंस के 10 महीने हो गए हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस ऑनलाइन सिस्टम पर नहीं दिख रहा। तो आप एक काम, गिरीश जी के पास तो मेरा नंबर है, आप मुझे एक बार पॉलिसी कॉपी भेज दीजिएगा, मैं एक बार वाहन वालों से बात कर लेंगे, कुछ इसका मतलब पॉलिसी में गड़बड़ हुई है। जी सर जी, और कोई ऐसा? अभी भेज देंगे तो मैं कल तक बता दूंगा। जी वीरेश जी, आप भेज दीजिएगा सर। पैन कार्ड और इनकम टैक्स पैन कार्ड में क्या अंतर है? मेरे विचार से सेम ही है सर। ये सर पैन कार्ड कोई वर्ड ही नहीं होता है, इनकम टैक्स पैन कार्ड ही वर्ड होता है। तो पैन कार्ड आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड है, पर क्योंकि IRDA के सर्कुलर में इनकम टैक्स पैन कार्ड बड़ा यूज हुआ है तो मैंने वही यूज किया है, बाकी पैन कार्ड ही होता है। जी सर, तो चलिए फ्रेंड्स, काफी क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। और तो सर ने जैसे बताया कि बेसिक सेशन था और एडवांस सेशन आपको जल्दी मिलेंगे। अब सारे एडवांस ही होंगे आपके, ये बेसिक हो गया। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। एंड लीडर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लर्निंग जरूरी है, हम जिस भी प्रोफेशन में है, और आज अच्छी लर्निंग हुई है और सर से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सर से उस समय भी मैंने बात की थी कि सर मुझे भी करना पड़ेगा, बहुत सारे और कोर्सेज करने पड़ेंगे अपने प्रोफेशन में, और अगर एडवांस लेवल पे पहुंचना है। हमारे साथ बने हुए अभी डायमंड प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी सर। सर आपका हैंड रेज है और आप होस्ट भी हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। प्रफुल्ल सर। यस सर, यस। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। सर थैंक यू। धर्मेश सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि मान लो किसी ने थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस किया है और हाँ उसको उसमें क्या केवल जो दूसरे आदमी जो उसका एक्सीडेंट पे कुछ ऐसा डैमेज होने से उसको देता है, और जो खुद ओनर है उसको अगर एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, मतलब उसका डेथ हो गया या कोई ये हो गया, तो उसको कवरेज रहेगा या नहीं रहेगा थर्ड पार्टी में? देखिए सर, क्या होता है, थर्ड पार्टी पॉलिसी में एक कवर होता है जिसको कहते हैं ओनर और ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो 15 लाख रुपए का आता है। वो ऑलरेडी 3 साल पहले IRDA ने मैंडेटरी कर दिया था।
सर वो थर्ड पार्टी का पार्ट होता है, वो लेना मैंडेटरी है। हाँ लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसमें कई लोग ये गलती करते हैं कि 2-3 गाड़ियां हैं अगर उनके पास, तो वो उन 2-3 हाँ। गाड़ियों पे सब पे अलग अलग ले लेते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आप हम्म। कितनी भी पॉलिसी पे कवर ले ले, पर आपको क्लेम एक ही पॉलिसी पे मिलेगा। तो इस सर चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने एक पॉलिसी पे ले रखा है तो बाकी गाड़ियों पे लेने की जरूरत नहीं है। सर जी। अगर किसी का मतलब एक ही गाड़ी है तो उसको फर्स्ट पार्टी करना चाहिए, इसका मतलब? नहीं, फर्स्ट पार्टी मत करे, थर्ड पार्टी करोगे तो भी पीए कवर मिल जाएगा। अच्छा, ओके ओके सर। ठीक है सर, मैं बताऊं, फर्स्ट पार्टी का हाँ। एक ही रीजन है, जैसे अब मैं हूं, मैंने एक 12 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी है। कल को मेरी हाँ। इस गाड़ी का अगर कुछ नुकसान हो जाता तो मेरी तो हैसियत नहीं है 12 लाख रुपए बचाने की। ठीक सर है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं सर, हमने तो 1 करोड़ की गाड़ी अगर ली है तो गाड़ी का नुकसान हो गया तो हम क्यों इंश्योरेंस लेंगे, तो वो खाली थर्ड पार्टी कराते हैं। लेकिन अपन सब लोग मिडिल क्लास हैं, है ना, सर। तो हाँ। अपने को फुल पार्टी कराना चाहिए। कोई गाड़ी पे क्लेम आ गया सर। तो फिर वो कौन भरेगा? तो कोई नुकसान ही है ना, लोन चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। हाँ सर। नहीं, जी जैसे सर। किसी का गाड़ी मान लो सर 10-12 साल का हो गया है, 10-12 साल का पुराना गाड़ी हो गया है, बिल्कुल। तो वो अभी वैसे क्योंकि क्लेम ये प्रीमियम इतना बड़ा देने के बजाय क्या वो थर्ड हाँ, पार्टी अब करना बिल्कुल आपने चाहिए? सही बात बोली। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि कम से कम 7-8 साल तक गाड़ी का इंश्योरेंस करके रखना चाहिए। रीजन क्या होता है, सर। गाड़ी की वैल्यू घटती जाती है। जी ठीक है, सर, जी सर। हाँ अब आप समझिए, आप करीब 7-8 साल आपने प्रीमियम भरा, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, तो गाड़ी की सर। वैल्यू घट चुकी है। तो अब गाड़ी का अगर क्लेम भी कोई 5 साल बाद, तो जीरो डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक है, सर। तो गाड़ी का अगर क्लेम आएगा तो आपके 2-2.5-3 हजार रुपए तो वैसे ही कट जाने हैं। सर ठीक है, सर। डिडक्टिबल में फिर आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो कई सर। बार तो मैंने ऐसा देखा कि प्रीमियम आप भरते हैं 15,000 रुपए और क्लेम में हाँ आपको मिलते हैं 7,000 रुपए। सर। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली। आपको वाइज डिसीजन लेना होता है। पर यह है कि मेरा मानना है कि 7-8 साल के ऊपर अगर गाड़ी की वैल्यू 2-2.5 लाख रुपए रह गई है तो फिर ज्यादा आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराओ, वही बेटर है। वही बेटर। थैंक यू सो कोई मच। क्या, आप बाहर भी अगर उसको वो करवाओगे ना, बाहर भी रिपेयर कराओगे, हाँ तो वैसे भी सर। 11 से आधे में काम हो जाता है। सर जी। वही मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर के हिसाब से हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए एक कस्टमर को देखिए मैं जिसकी सर गाड़ी का? अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, यहाँ पे एज एन सर। इंश्योरेंस एडवाइजर है ना, आप प्रोडक्ट फीचर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। सर ठीक है, सर। लेकिन आप कभी भी ये सजेस्ट नहीं कर सकते वेदर यू शुड टेक एन इंश्योरेंस और नॉट। एग्जैक्टली। बिकॉज बीमा जो है ना वो आग्रह की विषय वस्तु है। कस्टमर सर। आपसे आग्रह करता है, आप कस्टमर से आग्रह करते हो। क्योंकि ये गलती सर। कहाँ होती है, मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल। ये एक लाइफ इंश्योरेंस केस में ना एक कस्टमर ने एडवाइजर से पूछ लिया कि मेरा सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। सर। तो उसने सब कैलकुलेशन कर आके बोला सर आप सर। 25 लाख रुपए की पॉलिसी ले लो, बहुत है। सर। तो 25 लाख रुपए की पॉलिसी ली और उस पे एडवाइजर ने प्रपोजल फॉर्म पे साइन कर दिया। लेकिन उसका जो इनकम था ना, उसके हिसाब से कम 3 करोड़ का उसका सम इंश्योर्ड होना चाहिए। तो यस फैमिली ने यस। ना वो कस्टमर की डेथ होने के बाद है ना एजेंट को सू कर दिया श्योर सर। कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो सर। उसमें भी कोर्ट ने उस पर पेनल्टी मारी, तो करीब करीब ये मानो कि 50 लाख रुपए उसको देने पड़ गए। हाँ। तो एज ए इंश्योरेंस पर्सन हम कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये गाइड मत करिए कि वेदर उसको इंश्योरेंस लेने का फायदा होगा या नुकसान होगा। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक फायदा हो रहा है ना, जब तक वो आपको अच्छा बोलेगा। उसका नुकसान हो गया ना तो ऐसे पलटी मारेगा वो कि आप सोच नहीं सकते, एग्जैक्टली। ट्रू। है ना। तो आप ये वो कहेगा, जरा कई बार जरा मैं कई कस्टमर से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि धर्मेश जी हमको जीरो डेप लेना है। सर। तो ऑलरेडी गाड़ी जो है 7 साल पुरानी है, हाँ। आपको जीरो डेप लेना है, आपको जरूरत क्या है? बोले सर नहीं हमारी वैगन आर है। वैगन आर का बम्पर तो 1000 रुपए का आ जाता है, वो तो डिडक्टेबल में कट जाएगा आपका। सर। तो कई बार हम कस्टमर को क्लेम भी नहीं करने देते, बोलते हैं सर हम बाहर से करवा देते हैं, आधे में काम हो जाएगा आपका। यस। तो ये आप गाइड कर सकते हैं, पर लेना नहीं लेना कस्टमर के ऊपर है। हाँ। वो ऐसे। श्योर सर। थैंक जी यू सो सर। मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रफुल्ल सर। अच्छा सर, Thank you. वाहन ऐप की लिंक मांग रहे हैं, कैसे? मैं सर एक काम मिल सकती है? करूंगा, वाहन ऐप का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, मैं जी भेज सर, दूंगा जी आपको, सर, आप भेज ठीक है दीजिए। सर। ठीक। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच लीडर्स। और लर्निंग की जरूरी है, इस तरह से आप बने रहिए। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं पूरी टीम के साथ में अटेंड करिए। आज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा आपका, लगभग 150 के करीब हम यहाँ पे थे। तो ज्यादा और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे सर, टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। और लर्निंग की जहां तक बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लर्निंग की बात करते हैं और लगभग रोज ही हम शेयर करते हैं कि अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो होने वाला है, नेक्स्ट बैच होने वाला है 24वां बैच नेक्स्ट टाइकून ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग का, जहां पर हम सीखते हैं कि कैसे हमें नेटवर्क को बनाना है, बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा। हमने जो किया है वही हम आपको बताते हैं। और इसकी चैट बॉक्स में लिंक भी मैंने डाल दी है, आप वहां से जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 6 तारीख से प्रोग्राम शुरू होने वाला है और पूरी टीम के साथ में इसको अटेंड करें आप, ताकि हम ये सीख पाए कि कैसे हम बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं
और कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद लीडर्स। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम पे, सेम आईडी पे, सेम पासवर्ड के साथ में, नए प्रोस्पेक्ट के साथ में प्लान को अटेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, मैनेजमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से और पूरी एंटायर टीम, जितने भी हमारे कोर्स पार्टनर्स और सारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उनकी तरफ से आपका सर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला इसके लिए। और फ्रेंड्स, जो चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाली है, इसको आप कॉपी कर लीजिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप पोस्ट करना कर लीजिए, ताकि बाद में भी आप इसको यूज कर पाए और आपकी पूरी टीम के साथ में इसको शेयर कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद लीडर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।